नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। जो हमेशा ये सीरीज चल रही है बहुत लंबे समय से, और लंबे समय से हम इस सोल्यूशन पर आते हैं, बात करते हैं और इसे एनालिसिस करते हैं। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे इसके, तो सभी को ये वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है और पूरा देखना। आज हम बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साइबर नाइफ शब्द सबसे अधिक किसके साथ जुड़ा हुआ? एक वर्ड दिया गया हमारे सामने और ये पूछा गया कि ये किससे जुड़ा हुआ वर्ड है। एक्चुअली क्या होता है ये भी देखते हैं। देखो, ये है चुंबकीय अनुकंपन। ठीक है, ये बोला गया कि चुंबकीय अनुकंपन। जी नहीं, ये चुंबकीय अनुकंपन से जुड़ा हुआ नहीं है। चुंबकीय अनुकंपन होता है क्या? जैसे इसमें दिया गया है मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस जो काम आता है बालकों, वो काम आता है अपने दोस्तों एमआरआई में। कहाँ पे काम आता है? एमआरआई के अंदर ये काम आता है। जब अपन एमआरआई कराने जाते हैं बॉडी की, तो उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस काम आता है। हमसे ऐसे ही पूछा जा रहा है साइबर नाइफ, ये जो काम आता है कैंसर की सर्जरी में काम आता है। कैंसर की सर्जरी की जाती है, जो टिश्यूज होते हैं, बिना जो टिश्यूज बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें चीरा फाड़ी किए बिना ही उनका इलाज कर दिया जाता है। किसके थ्रू? साइबर नाइफ शब्द का या साइबर नाइफ के थ्रू। तो ये किस में यूज होता है? कैंसर की सर्जरी में ये यूज किया जाता है। आगे आता है सॉफ्टवेयर सुरक्षा, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से या आईटी के माध्यम से देश की, घर की, लोगों की रक्षा करना। ठीक है, एक आता है सुदूर संवेदन, यानी कि रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिमोट सेंसिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग होती क्या है वो देखिए एक बार आप। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है एक सुदूर, मतलब दूर जगह पर बैठे व्यक्ति से संपर्क करना। जैसे मैं आपसे बात करूं बादल या अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से हमें धरती पर कोई मैसेज सेंड करना है। कहाँ मैसेज सेंड करना है? धरती पर। तो ये काफ़ी डिस्टेंस होगा। तो इस दूरी को जिसके थ्रू या जिसके थ्रू डायग्नोस हम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं दूरी को, या जिसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, वो क्या है? सुदूर संवेदन है, जिसे हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। जोड़ों में निम्नलिखित में किसके कारण सूजन गाउट कारण होता है? गठिया के रूप में भी एक कहते हैं, गाउट यानी कि गांठ के रूप में होता है। ठीक है, ये जो होता है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है। यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड जमा कैसे होता है वो सुनिएगा। यूरिक एसिड जो होता है ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। यूरिन के थ्रू क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जब वो किडनी ढंग से काम नहीं कर पाती है तो ये जमा होने लग जाता है। किडनी यानी कि वृक्क जो है ढंग से काम नहीं करते हैं तो ये जमा होने लग जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है जोड़ों में। जोड़ों में जब ये जमा होता है तो ये दर्द करता है, जिसे हम गठिया रोग भी कहते हैं। गठिया रोग भी कहते हैं। अन्य के लिए भी जिम्मेदार होता है और ज़्यादा बढ़ता है तो ये किडनी पर भी इम्पैक्ट बच्चों डालता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो किसके थ्रू यूरिक एसिड निकलता है? ब्लड में पाया जाता है। यूरिन यानी किडनी उसे साफ करती है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो जाता है यूरिक अम्ल। ठीक है, अब पूछा गया लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या है? ये दूध से रिलेटेड होता है, जैसे दुग्ध अम्ल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सिरका अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, ये भी एसिड के ही टाइप होते हैं। ये किसके टाइप होते हैं? एसिड के टाइप होते हैं। हमसे जो पूछा गया गठिया के रूप में वो कौन सा है? यूरिक एसिड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण चट्टानें लाल व पीली हो जाती हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है किस रासायनिक अभिक्रिया के कारण चट्टानें जो लाल व पीली हो जाती है वो हो जाती है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? ऑक्सीकरण के कारण ऐसा हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऑक्सीकरण के रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण चट्टानें लाल व पीली हो जाती हैं। एक दे रखा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ऑप्शन को मैं बारे में बात करूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाता है बी। और जो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रेशन का मतलब पानी की अधिकता या पानी की संपन्नता, पानी की कमी नहीं होना। पानी की कमी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? जो काम पानी की कमी नहीं है। ठीक है, एक होता है काम पानी की कमी होना और एक काम पानी की कमी नहीं होना। तो यहाँ पे हाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी नहीं है। पानी क्या है? प्रॉपर तरीके से है बॉडी के अंदर। पानी क्या है बच्चों? प्रॉपर तरीके से है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है कार्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है यहाँ पे किसकी मात्रा होती है बच्चों? कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, एक क्या होता है? एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है? जो चट्टानें होती हैं उनकी ऊपरी परत हट जाती है। चट्टानों की
ऊपरी परत से मतलब होता है, ऊपरी परत जो हट जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इस बात को ऐसे समझिए, जैसे एक ये चट्टान है, ऊपर की परत क्या हट जाती है, ऊपर की ये परत जो हट जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो हम ये कर रहे हैं उसका आंसर है बी। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। जो सपोज कीजिए कि ओजोन की एक मेजरमेंट है, वो क्या होता है, ओजोन को मापने का जो मेजरमेंट है वो किस में नापा जाता है, तो ये नापा जाता है डॉप्सन, एक यूनिट होती है उसमें नापा जाता है। एक डॉप्सन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस यूनिट को बनाया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है, डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। अब आता है ब्यूरोफोर्ड स्केल। ये क्या करता है, हवा को न मापता है बच्चों, हवा की स्पीड को मापता है, हवा की गति को मापता है। बात समझ में आई कि नहीं है, इतने ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक होता है मेल्सन यूनिट, ये कुछ नहीं होती है, बेब को बनाने के लिए यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, ये मेल्सन जो यूनिट होती है बच्चों, ऐसे ही बेब को बनाने के लिए हमको दे रखी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक ऑप्शन बचा हुआ है। सीवर्ट्स क्या होता है, आयन की मात्रा को मापने का है। आयन ये किसको मापता है बच्चों, आयन की मात्रा को मापता है, आयन की मात्रा को मापता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये ऑप्शन फ्री फोकट में दे रखा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एजुथजन पुरस्कार निम्नलिखित सरकारों में से किसका सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बच्चों, केरल। लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, किस में दिया जाता है बच्चों, केरल सरकार के द्वारा, केरल गवर्नमेंट या केरल सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बालको, ये मेरे साथ बोलिए, केरल सरकार के साथ दिया जाता है। केरल का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसा पुरस्कार है बच्चों, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है बच्चों, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, 5 लाख धनराशि दी जाती है बच्चों, 5 लाख धनराशि दी जाती है। राशि कितनी दी जाती है बच्चों, धनराशि 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, साहित्य का ये जो केरल है, केरल में सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और किस भाषा में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मलयालम, मलयालम भाषा में दिया जाता है। मलयालम जो है भाषा केरल की भाषा है, केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है बालकों वो क्या है, तो मेरे साथ बोलेंगे तेलुगु है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की क्या है बालकों, कन्नड़ है। अगर आपसे पूछ ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की क्या करोगे आप, मराठी करोगे। महाराष्ट्र की क्या करोगे, मराठी। अगर आपसे पूछ ली जाए यहीं से गुजरात, तो गुजरात की आप लोग क्या करने वाले हो, गुजराती। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, अगर आपसे राजस्थान की पूछ ली जाए तो आप लोग करोगे राजस्थानी, पर ऐसा नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो ये भाषाएं आपको ज्ञान होना चाहिए, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्लियर हो गया होगा, केरल। कर्माइन किस रंग का एक शेड है जो निम्न रंगों में से है बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये लाल रंग का होता है, जिसका उपयोग लिपस्टिक में किया जाता है। किस में किया जाता है, लिपस्टिक में किया जाता है, लाल रंग का होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत सामान्य है कर्माइन, और इसका ज़्यादातर यूज जो किया जाता है लिपस्टिक में किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिली साल्ट पीटर को साल्ट पीटर से अलग करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो चिली साल्ट पीटर को साल्ट पीटर से अलग करता है। तो ये सोडियम होता है बच्चों। कौन होता है, चिली साल्ट पीटर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब जो चिली जो है, ठीक है, अब मैं आपसे पूछा जाएगा, चिली के बारे में पूछ लिया जाता है कभी भी, क्या है ये, तो सोडियम के बारे में काम करता है। चिली साल्ट पीटर एक सोडा होता है, चिली में पाया जाता है। चिली की जो राजधानी है, चिली का जो देश है अटकामा, अटकामा में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीशम का नियम क्या है, तो निम्नलिखित में से ग्रीशम का नियम कहा जाता है वह नियम, वह चीज़ या वह वस्तु जो नई वस्तुओं से या ऐसे जो खराब और सही वस्तु, जैसे आपने देखा हो ग्रीशम ने जो नियम दिया था, ये कहा था खराब और सही वस्तुओं को, खराब वस्तु सही वस्तुओं को क्या कर देती है, पतन कर देती है। तो यही यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, खराब धन या वस्तु, धन सीमित मात्रा नहीं है लेकिन संचलन से अच्छा पैसा निकलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ग्रीशम ये कहता है, भाई साहब ने 16वीं शताब्दी में नियम का दिया था, और नियम देते समय ये बात बोली थी कि यह अच्छी वस्तुओं का पतन कर देगा।
खराब वस्तुएं अच्छी वस्तुओं क्या कर देती हैं, पतन कर देती हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी आंसर अपना हो जाएगा। और ग्रीष्म कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 16वीं शताब्दी में। ये रूल कब दिया गया था आपसे पूछ ले, तो ये दिया गया था 16वीं शताब्दी में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िएगा भैया, ये जो क्वेश्चन डाले हैं नए पैटर्न पे डाले हैं, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। आपको इस 2 कथन दे रखे, इनके अकॉर्डिंग डिसीजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये स्टेटमेंट तो सही है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप 200% गलत करके जाओगे इसको। प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या, नहीं भैया, ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात क्लियर कर लो आप लोग सारे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट में ये होता है, ठीक है। तो पहला तो कथन सही है, दूसरा क्या है, गलत है। चलो ऑप्शन देखते हैं। दोनों कथन सत्य हैं, ये तो ऑप्शन हटा दो। दोनों कथन सत्य हैं, ये भी हटा दो। एक कथन सत्य है, सेकंड असत्य है। हाँ, आंसर हो गया हमारा यहाँ सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बिल्कुल सही बात है। मौर्य जो राजवंश है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, ठीक है, बात यहाँ तक सही है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, बिल्कुल ये बात भी सही है। अशोक जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं बच्चों हम लोग, मौर्य डायनेस्टी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की जाती है। कौन स्थापना करता है, चंद्रगुप्त मौर्य साहब करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है बच्चों, बिंदुसार आता है, बिंदुसार। इसके बाद कौन आता है बच्चों, अशोक आता है। ये बात तो सही है, चंद्रगुप्त के मौर्य के पोते कौन थे, अशोक। ये बात तो सही है, ठीक है। वैसे करके आपको मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के एक व्यक्ति होते हैं चाणक्य, ठीक है। नंदवंश को हराकर बने थे राजा, ये नंदवंश को हराया जाता है, ठीक है। अब ऐसे करके कई राजा हुए, ठीक है, ऐसे करके कई राजा हुए। अंतिम जो राजा रहे उनका नाम क्या था, बृहद्रथ। बृहद्रथ को हराने वाला व्यक्ति कौन था, शुंग वंश के थे। कौन से वंश के थे बच्चों, शुंग वंश के थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चाणक्य, यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की टीम ने, इन दोनों ने मिलकर ही नंद वंश को परास्त किया और भारत में किसी भी व्यक्ति की घुसपैठ नहीं होने दी, ठीक है। इस बार हमें ये तो पता है ये क्लियर सही बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट से ये क्लियर हो रहा है कि ये पोते थे, नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, दोनों कथन सत्य हैं, ये बात तो सही है। लेकिन कथन 2 एक की व्याख्या करता है कि नहीं करता, दोनों कथन सत्य, बात सही है। कथन 2 एक की व्याख्या कर नहीं करता, ये बात सही है भैया। बात यहां तक कहीं तक सही है कि कथन 2 जो है एक की व्याख्या नहीं करता। चलो कथन 1 सत्य है, दूसरा सत्य, ये भी गलत है, ये भी, मतलब भाई कथन दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता है, ये बात सही है। ये व्याख्या कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे ये बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार होता है, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, यानी कि पोता लगता है। तो ये व्याख्या नहीं करता है, यहीं आप गड़बड़ करने वाले हो। क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण किस प्रकार का निकाय है? जो संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं वो संवैधानिक होते हैं, जो संविधान द्वारा बनाए जाते हैं वो संविधान का उल्लेख हो, संविधान में उल्लेख होता है, वो संवैधानिक एंटिटी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं है। बीमा नियामक प्राधिकरण कंपनी जो है वो है सांविधिक नियम, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। जैसे कि संवैधानिक बॉडी है कौन सी, एक तो कैग है और एक इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा भी है, मैं 2 आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। एक तो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, आंसर इज बी।
सिद्धिमाटिका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत में लिखने के रूप में एक थी। यह लिपि जिसने चीन और जापान में संस्कृत कृतियों का निर्माण किया या विकसित की, किसके समय पे ये हुई? तो ये हुई थी चंद्रगुप्त। ठीक है, 4th से 6th एरा के बीच, सेंचुरी के बीच ये होता है। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में किसकी विशिष्ट विशेषता बताता है? ये जो विशिष्ट विशेषता बताते हैं बच्चों, लोधी वंश की बताते हैं। किस वंश की बताते हैं? लोधी वंश की बताते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की बात आती है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है वो देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज है वो है पर्शियन, यानी कि फारसी। कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? फारसी। ठीक है, अब इनके एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, अब ये ट्रिक से आप सारी चीजें बना सकते हो। तो इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? ये देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूं। गुलाब से क्या, कौन सा वंश याद रखोगे? गुलाम वंश। ठीक है, कैसे कौन सा याद रखोगे? खिलजी। पैसे कौन सा याद रखोगे? तुगलक। सैसे कौन सा याद रखोगे आप लोग? सैयद। और लैसे कौन सा याद रखोगे? लोधी। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो ये दिल्ली सल्तनत की बच्चों कहानी है। तो अष्टकोणियों के बारे में पूछा गया। अष्टकोणीय कौन सा है? लोधी वंश है। लोधी वंश कौन सा है? अष्टकोणीय मकबरे इन्होंने बनवाए थे। ये बात आप लोग यहां से, अष्टकोणीय मकबरे। दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है 1206 से लेके 1526 तक रहती है बच्चों। 1526 में कौन आता है बच्चों? बाबर आता है। ठीक है, बाकी आपको टाइम पीरियड में बता चुका हूं। 1206 में गुलाम वंश आ जाता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, 1226 से लेके 1857 तक मुगलिया सल्तनत रहती है। लेकिन 1707 में इसका पतन हो जाता है। बाकी तो ये नाम के मुगल रह जाते हैं, नाम पर के ही दिल्ली पर इनका कब्जा होता है। ठीक है, बाकी राजाशाही तो अलग तरीके से चल रही होती है, अलग तरीके से यहाँ पे कार्य चल रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, लोधी वंश। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित किस क्रिया के कारण होता है? हमसे पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये लीचिंग के कारण निर्माण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? लीचिंग के कारण इसका निर्माण होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किसके कारण निर्माण होता है? लीचिंग के कारण यहाँ का इसका निर्माण होता है। पैम्बा और जंजीबार अफ्रीका के किस द्वीप समूह खेती और निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, खेती और निर्यात के लिए फेमस है। किसकी खेती? क्लोव्स यानी लौंग की खेती की जाती है यहाँ पे। किसकी खेती की जाती है? अफ्रीकन कंट्री लौंग की खेती करती है पैम्बा और जंजीबार में। ठीक है, और ये किस देश में है? तंजानिया। देश का नाम क्या है बालकों? तंजानिया। तंजानिया में ये सारी लौंग की अच्छी खासी खेती की जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है सर्दियों के अंदर। ठीक है, ये बहुत आसान बात है। शुगर कैन, कॉफ़ी, तंबाकू, तो ये सारी जो खेती की जा रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। शुगर कैन से चीनी बनाई जा रही है, कॉफ़ी का बहुत बड़ा ब्राज़ील उत्पादक है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फूल्स इज गोल्ड? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड को। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। शिल्पा कदिकम और मणि मेकले निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित अमर महाकाव्य कृतियां हैं? तो ये संगम राजवंश से हैं बच्चों। किस राजवंश से रिलेटेड है? तो ये संगम राजवंश से रिलेटेड है। रक्त की रेखा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जैसे रक्त की रेखा, ठीक है, ये पुस्तक के बारे में पूछा गया। ये जो पुस्तक हमें बता रही होती है, ये जो 1947 में भारत आज़ाद होता है, भारत का विभाजन होता है, पंजाब के जो हालात रहते हैं उसके बारे में ये बता रही होती है। पंजाब जैसे 1947 हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत दो देश बनते, पाकिस्तान बनता है, भारत तो ऑलरेडी वहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान होता है। अब उसी तरीके से पंजाब जो होता है उसके दो सेपरेट भाग होते हैं। ज़्यादा पंजाब का पार्ट पाकिस्तान को चला जाता है और कम हिस्सा किसको मिलता है? हमारे भारत देश को मिलता है। उस पार्टीशन के बारे में ये किताब बता रही है, रक्त की रेखा। तो ये पूछा गया ये लिखी किस व्यक्ति ने है? रक्त की रेखा जो लिखी है वो किसने लिखी है? आप सीधा सीधा इसका आंसर है बैराज खन्ना। कौन है बच्चों? बैराज खन्ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बैराज खन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फिर से वही क्वेश्चन है, वही कथन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं और ढंग से इसका आंसर दीजिएगा।
हिमालय भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हिमालय जो है भारत की सबसे युवा श्रृंखला है और सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, वो है अरावली। आपसे अगर बुजुर्ग या पुरानी पूछ ली जाए, यहां पर बुजुर्ग या पुरानी, तो वो है अरावली, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अभी न्यूएस्ट कौन सी है, हिमालय। हिमालय मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ये भी बात सही। दोनों ही स्टेटमेंट सही है भैया, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही हैं। अब देखते हैं इसमें दोनों कथन सत्य हैं और दोनों कथन सत्य हैं, ये सही है। एक कथन एक, ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से आंसर सही करना है। कथन 2 एक की व्याख्या करता है कि कथन 2 एक की व्याख्या मानसूनी हवाओं को सबसे युवा के बारे में बात की, क्या नहीं की। ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास, बी बच गया। अगर आप सोच समझ के आंसर देंगे तो आंसर बहुत सटीक आंसर आएगा आपका। मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई, सत्य कथन है। मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा परिवर्तनीय है, ये थोड़ा सा गलत है भाई, ये थोड़ा क्या पूरा ही गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोनों कथन सत्य हैं, नहीं, ये गलत है और ये सही है। तो दोनों कथन सत्य, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेशन हो गया। कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है, तो अपना आंसर इज सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सी हो जाएगा। यही चीज़ हमने सीखनी है भाई, हम इस प्रैक्टिस के माध्यम से यही चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान किया गया। हाल ही में बिल में संशोधन किया गया था, जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों पर, कंपनी चलाने वाले लोगों पर, सभी पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि हाल ही में ऐसी घटनाएं देखी गई थी जिससे परिवार खत्म हो गए, बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे कारण होने की वजह सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद उन्हें जो दंडात्मक चीजें की गई है, उन्हें दंड देने का जो प्रावधान किया गया, कितना दंड दिया जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो जो दंड जो दिया जाएगा वो देखिए, 3 साल की कैद की दी जाएगी या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक कार्य किया जा सकता है, दोनों भी किए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया बच्चों। कहां पे किया गया, राजस्थान के पोखरण में किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रम श्री योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना जो प्रारंभ की गई है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ये कहां पर की गई है, उड़ीसा के अंदर की गई है। कहां पर की गई है बच्चों, उड़ीसा में ये की गई है। हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। तो लिपुलेख दर्रा कहां पर है, पहले यही आंसर आ जाएगा, तो अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। हाल ही में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स घोषणा की गई है। कहां पे की गई है, ये भी उड़ीसा में की गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।